हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। दोस्तों, आज से हम हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपका ये वीडियो रिवीजन वाला वीडियो रहेगा और इसी प्रकार हम अपनी आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपका वीडियो के पेपर में एक अच्छा रिवीजन हो सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका अवधी, दूसरा है आपका बघेली, तीसरा है आपका मगही और चौथा है आपका बांगरू। देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन जैसे पेपर में होते हैं उसी प्रकार आपके सामने भी हैं और आप अपने मन में आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है दोस्तों मगही। देखिए दोस्तों, बिहारी हिंदी के अंतर्गत इनमें से मगही बोली आती है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी तीन बोलियां आती हैं। एक है आपका मगही, दूसरी है आपका मैथिली और तीसरी है आपका भोजपुरी। ठीक है, तो तीन बोलियां आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें अवधी की, अवधी बघेली ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और जो आपकी बांगरू है दोस्तों, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जो हिंदी भाषा है उससे 5 उपभाषाओं व 18 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, तो उसमें से हमने अभी देखा बिहारी हिंदी और आपका भी हमने देखा कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और जो बांग्लू है आपका ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अपभ्रंश, दूसरा है आपका अवहट, तीसरा है आपका संस्कृत और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका आंसर होगा? किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका अवहट। अवहट को दोस्तों हम संक्रमणकालीन भाषा या फिर संक्रांतिकालीन भाषा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पहाड़ी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? आपका पहला ऑप्शन है अर्धमागधी, दूसरा है आपका मागधी, तीसरा है आपका शौरसेनी और चौथा है आपका निम्न में से कोई नहीं। तो आशा है कि आपने अपने मस्तिष्क में उत्तर दे दिया होगा। हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर है वह है निम्न में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो पहाड़ी हिंदी है ना, पहाड़ी हिंदी इसका विकास हुआ है दोस्तों आपका खश अपभ्रंश से। ठीक है, खश अपभ्रंश से। और देखिए दोस्तों, पहाड़ी हिंदी की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, जिसमें से 2 बोलियां तो हमारे उत्तराखंड में ही बोली जाती हैं और तीसरी बोली भी बॉर्डर पे बोली जाती है। पहला है आपका कुमाऊनी, दूसरा है आपका गढ़वाली, तीसरा है आपका नेपाली। ठीक है, जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत सॉरी, जो पहाड़ी हिंदी है दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन सी 3 बोलियां आती हैं? एक है आपका कुमाऊनी और दूसरा है आपका गढ़वाली, गढ़वाली भी आपकी एक बोली है और तीसरा है आपका नेपाली। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खश अपभ्रंश से। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी के मानक रूप का विकास किस बोली से माना जाता है? हिंदी के मानक रूप का विकास किस बोली से माना जाता है? ऑप्शन है आपके अवधी, दूसरा ऑप्शन है बघेली, तीसरा ऑप्शन है कन्नौजी, चौथा ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका इसमें निम्न में से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों जो हिंदी के मानक रूप का विकास हुआ है यह हुआ है आपका कौरवी बोली से। ठीक है, कौरवी बोली से, कौरवी बोली से माना जाता है कि हिंदी के मानक रूप का विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? जो आपका हिंदी शब्द है दोस्तों, हिंदी ये जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? आपका ऑप्शन है फारसी, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है उर्दू और चौथा ऑप्शन है दोस्तों संस्कृत। तो इसका जो आंसर है आपका दोस्तों, हिंदी आपका जो शब्द है यह मूलतः है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपका पहला 17वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है आपका 72वां संविधान संशोधन और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है कि नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये संविधान संशोधन था दोस्तों आपका 71वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों, आपको बताया है जो हमारा संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और 71वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि ये संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये था आपका नेपाली, मणिपुरी व कोंकणी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से क्रियार्थक संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मतलब ये जो ऑप्शन है आपके, इनमें से कौन सा सही है क्रियार्थक संज्ञा के संबंध में, वह बताना है आपको। पहला ऑप्शन है आपका, यह सदैव स्त्रीलिंग एकवचन होती है। जो क्रियार्थक संज्ञा है यह सदैव स्त्रीलिंग एकवचन होती है। दूसरा ऑप्शन है सदैव स्त्रीलिंग बहुवचन होती है। तीसरा ऑप्शन है सदैव पुल्लिंग एकवचन होती है और चौथा ऑप्शन है यह सदैव पुल्लिंग बहुवचन होती है। तो क्रियार्थक संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आपका आंसर है ऑप्शन 3, यह सदैव पुल्लिंग होती है, पुल्लिंग और एक वचन होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो क्या होती है दोस्तों? जब क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है ना, तो उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि संज्ञा क्या होती है? वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, द्रव्य, इन सब का जो होता है नाम, या फिर जिससे हमें पता चलता है किसी पदार्थ का, किसी भाव का, वो आपकी संज्ञा होती है। और क्रिया क्या होती है? जिससे किसी कर्म के होने का बोध हो। पर जब ये क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है, तो आपका वहां पे क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे जैसे टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो देखिए तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना, टहलना, टहलना या चलना, ये हमारा क्या होता है? एक क्रिया होती है। पर यहाँ पे टहलना जो शब्द है, इसको हमने संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया है, तो ये हमारा यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, और ये जो क्रियार्थक संज्ञा होती है दोस्तों, यह सदैव पुल्लिंग एक वचन होती है, ध्यान रखेंगे। और इसका अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो दौड़ना स्वास्थ्यकर है, पढ़ना एक अच्छी आदत है, और चलने से ही मंजिल मिलेगी, इत्यादि जो आपकी हैं, ये सभी आपकी क्रियार्थक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा के संबंध में यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्रियार्थक संज्ञा है यह सदैव पुल्लिंग एक वचन होती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में संज्ञा शब्द छांटिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका मीठा, दूसरा ऑप्शन है आपका मधुर, तीसरा ऑप्शन है आपका खट्टा, चौथा ऑप्शन है आपका चातुर्य। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, चातुर्य आपका एक
जातिवाचक संज्ञा है। चातुर्य आपका एक जातिवाचक संज्ञा है। और हम अन्य ऑप्शंस की बात करें, मीठा आपका एक विशेषण है, मधुर भी आपका एक विशेषण है। देखिए आपको पता है खट्टा मीठा ये सब क्या होता है, आपके विशेषण शब्द होते हैं। पर जो चातुर्य है दोस्तों आपका, यह एक जातिवाचक संज्ञा है जो कि उस जाति को इंगित करती है जो कैसे हैं, चतुर हैं। ठीक है, ये मतलब चातुर्य से हम उस पूरे समूह को इंगित करते हैं जो कि कैसा है, चतुर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में कौन सा शब्द मूल सर्वनाम नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द मूल सर्वनाम नहीं है। देखिए दोस्तों, मूल सर्वनाम आपके 11 होते हैं और आपको बताना है कि इनमें से मूल सर्वनाम कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका मैं, दूसरा है आपका आप, तीसरा है जो, चौथा ऑप्शन है तुम। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, तुम आपका मूल सर्वनाम नहीं है। तुम का जो मूल सर्वनाम है दोस्तों वो है आपका तू। तू शब्द है जो ये आपका मूल सर्वनाम है। ठीक है, ना कि तुम। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा ऑप्शन है आपका 5। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों। विशेषण के कुल भेद होते हैं 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है कि विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, 4। और आज का आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा दोस्तों, ये 4 कौन कौन से भेद हैं विशेषण के, वे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आज का, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी टेस्ट सीरीज़। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।